नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। कश्मीर फाइल्स की रिलीज हुए आज 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 32 साल तक हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी बरती गई और आज जब एक फिल्म कश्मीर का सच उजागर कर रही है तो अब इस फिल्म को ही चुप कराने की कोशिशें थम ही नहीं रही। फिल्म को बैन करने की मांग करने वालों में आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल हो गए, जबकि कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि शरद पवार ने निजी मुलाकात में फिल्म पर उन्हें बधाई दी थी। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए शरद पवार हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म का पब्लिक में विरोध कर रहे हैं? आज सवाल पब्लिक का यही है, लेकिन पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबर। यूक्रेन संकट का हल कूटनीति से हो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा में भारत ने आज ये संदेश दिया। लावरोव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकातें हुई। मुलाकात में लावरोव ने भारत को सस्ता कच्चा तेल खरीदने का ऑफर भी दिया। आज की दूसरी बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर मुश्किलों में घिरे इमरान खान ने भारत के नाम का विक्टिम कार्ड खेला है। इमरान ने कहा, एक ताकतवर देश जो भारत का समर्थन करता है उनसे नाराज है। पाकिस्तान ने आज अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और अंदरूनी मामलों में दखल पर विरोध भी दर्ज किया। 20 किलो आरडीएक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की धमकी दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें यह दावा है कि 20 स्लीपर सेल्स इस वक्त तैयार हैं। यह आज की तीसरी बड़ी खबर है और इस वक्त सिक्योरिटी पर एंटेना हाई हो गया। सवाल पब्लिक का, शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, राजनीति का हर दांव समझते हैं, लेकिन क्या राजनीति के लिए हिंदुओं के नरसंहार को नकारा जा सकता है? कश्मीर फाइल्स फिल्म के किसी सीन को तथ्यों के आधार पर कोई खारिज नहीं कर सका है, लेकिन फिल्म को मुसलमान विरोधी और हिंसा बढ़ाने वाली जैसी दलीलों से खारिज करने की कोशिश अब भी जारी है। शरद पवार का बयान है कि ऐसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी, पर इसे टैक्स में रियायतें दी जा रही हैं। जिन लोगों को देश की एकता बनाकर रखती थी, वही लोग जनता को ऐसी फिल्म दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो नफरत पैदा करती है। अब याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद दिया था। उन्होंने उस इकोसिस्टम की बात की थी जिसमें सच दबाया जा सकता है। बल्कि सोचिए, अगर कश्मीर फाइल्स मुसलमानों के खिलाफ होती तो क्या यूएई अपने देश में रिलीज करने की मंजूरी देता? यूएई में द कश्मीर फाइल्स 7 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के सीन्स में एक भी कट नहीं लगेगा, ये यूएई का कहना है। अब भारत क्या यूएई से ज्यादा मुसलमान है, या भारत में ऐसा कोई प्रेसिडेंट है जहां मुसलमानों को संरक्षण की जरूरत हो, और वो भी 3 हफ्ते बाद? ऐसी फिक्र सताई चली जा रही है लोगों को। फिल्म को 15+ उम्र वालों को देखने की इजाजत होगी भारत में, लेकिन वो सबके लिए बिना किसी एडल्ट सर्टिफिकेशन के यूएई में देखी जा सकती है। दोहरे मापदंड क्यों? आपको याद तो होगा ही कि कश्मीर फाइल्स की रिलीज होने पर पहला विरोध केरल कांग्रेस ने ट्वीट करके किया था। केरल कांग्रेस ने कहा था कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से बड़े विक्टिम हैं। असम के बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि फिल्म दंगा भड़का सकती है। इसी तरह के नैरेटिव महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेताओं ने भी चलाए। आज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर फाइल्स पर पीडीपी का न्यूज़लेटर भी जारी कर दिया। इस न्यूज़लेटर के जरिए महबूबा ने अपना एंटी हिंदू एजेंडा भी सामने रखा। न्यूज़लेटर में लिखा गया है कि बीजेपी के लिए असली पंडित कश्मीरी पंडितों से इधर
हिंदू ही रहेंगे। ये संयोग है कि जर्मन भी खुद को पीड़ित मानते थे और यहूदियों को जुल्म करने वाला। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल नाज़ी पब्लिक जैसे आधारित है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। सोचिए, कश्मीरी हिंदुओं का सच दिखने पर कैसा जहर सामने आ रहा है। कश्मीर फाइल्स के खिलाफ महबूबा जैसे नेता ही आक्रामक नहीं, यूपी के सहारनपुर में एक मुस्लिम संगठन ने कश्मीर फाइल्स पर बैन की मांग भी की है। राजौरी के मौलवी फारूक ने अंजाम भुगताने की धमकी भी दी है। इंतजार हसन नाम के व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट से बैन की मांग की है। राजस्थान के कोटा में धारा 144 भी लगाई गई थी, फिर फैसला पलटा गया। सॉरी। कश्मीर फाइल्स को मुसलमान विरोधी बताने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान का एजेंडा भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होने का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाता है, जबकि ये फिल्म कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को उजागर करती है। यूएई जैसे इस्लामिक वर्ल्ड में ये फिल्म पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा ध्वस्त कर देती है। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, कश्मीरी हिंदुओं से जुल्म की सच्चाई शरद पवार को क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? सवाल नंबर 2, मुस्लिम वोट के लिए हिंदू नरसंहार पर फिल्म का क्यों विरोध हो रहा है? सवाल नंबर 3, कश्मीर फाइल्स के विरोध में महबूबा का एंटी हिंदू एजेंडा अब दोबारा चल पड़ा। और सवाल नंबर 4, यूएई में कश्मीर फाइल्स को मंजूरी तो भारत में इसका विरोध क्यों? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं, शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी की, डॉक्टर सीमा मलिक, नेता है एनसीपी की, वकार भट्टी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, सुशील पंडित, कश्मीरी पंडित हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आज मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं जनरल जीडी बख्शी से। जनरल जीडी बख्शी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कोई बड़ा सर्टिफिकेट इस्लामी देशों से ज़्यादा बड़ा भारत के इस्लामिक लोग दे रहे हैं? क्योंकि यूएई ने तो कह दिया है कि फिल्म सही है, रिलीज़ कर लीजिए 7 अप्रैल को, और यूनिवर्सल व्यूइंग के लिए है, कोई एडल्ट व्यूइंग के लिए नहीं है, सब देख सकते हैं इसको, हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है। लेकिन भारत में है कि भाई 21 दिन हो गए फिल्म रिलीज हुए, अब तक इसका जो विरोध है, विरोध जो है वो थम ही नहीं रहा। नाविका, देखिए बात ऐसी है, मैं साफ कहना चाहता हूं, बात ऐसी है कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म की एक बड़ी टॉक्सिक डेफिनेशन है। इट इज, और बड़ी वन साइडेड डेफिनेशन थी कि साहब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर के हिंदुओं को वहां से मार के भगाना, उनके मास रेप करना, जेनोसाइड करना, एथनिक क्लेंजिंग करना, 5 से 6 लाख लोगों को घर से बेघर करना, जो बेचारे ठंडी हवाओं के आदी थे उनको जाके सड़ा के मारना जम्मू की लू में, दिल्ली की लू में, और अभी 30 साल से ऊपर हो गए वो अपने घरों के बाहर हैं, वापस जाने का नाम नहीं ले सकते। साहब ये सेक्युलरिज्म है, ये बिल्कुल दंगे नहीं भड़काएगी साहब। मर गए, मार दिए, बहुत अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हां साहब, अगर ये सच उजागर किया गया, अगर ये सच दिखाया गया, तो वो सेक्युलरिज्म के बरखिलाफ है, वो सेक्युलरिज्म के बरखिलाफ है। ये जो हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन, और ये जो हिपोक्रेटिकल एटीट्यूड हम देखने आए हैं। देखिए, इफ यू वांट टू सेट समथिंग राइट, यू हैव टू फर्स्ट एडमिट, आपको पहले ये कबूल करना है, हाँ साहब ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, दिस एग्जिस्ट्स, ठीक है। बट टू गो इनटू डिनायल, ये तो हुआ ही नहीं साहब। अगर हुआ भी तो आप इसको बात नहीं कर सकते, मुंह नहीं खोल सकते। ये तो कम्युनिस्ट स्टेट से भी ज्यादा बड़ी सेंसरशिप हम आपके ऊपर लगाएंगे। हां, अगर उल्टा हुआ होता तो इट मस्ट गो टू टाउन।
ये यूनाइटेड स्टेट्स में जाके रुदाली शुरू हो जाते, ये यूके में जाके रुदाली शुरू हो जाते, रोना पिटना छाती पीटना वहां पे होता। लेकिन साहब क्योंकि ये किसी खास तबके के बरखिलाफ हुआ है, नोबडी हैज एनी राइट टू कंप्लेंट, नोबडी डेयर रेज देयर वॉइस। ये जो साहब हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है, आई थिंक द टाइम इज वेल पास्ट द शेल्फ लाइफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यही एथनिक क्लेंजिंग, जब यही जेनोसाइड यूगोस्लाविया में हुआ था, स्लोबोदान मिलोसेविक को एज अ वॉर क्रिमिनल, एज अ क्रिमिनल अगेंस्ट मैनकाइंड उसका ट्रायल हुआ था वर्ल्ड कोर्ट के अंदर। नहीं, पर यहाँ तो बैन, यहाँ तो हर चीज बैन कर दो, सच बोलना यहाँ मना है, क्योंकि एक नैरेटिव के खिलाफ जाता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस इकोसिस्टम की बात करी थी, तो इकोसिस्टम बस जाग गया है। डॉक्टर सीमा मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 3 हफ्ते हो गए, कहीं पर कोई दंगे तो हुए नहीं, कहीं किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, तकलीफ बहुत लोगों को हो रही है कि ये ऐसी कहानी क्यों बाहर आ रही है जहां जो हिंदू माइनॉरिटी थी कश्मीर में, उनके ऊपर जो जुल्म हुए, उनकी कहानी, उनकी दास्तान बयान करती है। इतने सालों से तो एक ही नारा लगाया गया कि भाई माइनॉरिटीज इस देश में महफूज नहीं है, लेकिन हिंदू जहां पे माइनॉरिटी हैं और उनके साथ जो हुआ उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं, और स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए ये 3 हफ्ते बाद तक क्या शरद पवार जी को इस फिल्म से प्रॉब्लम नजर आ रही है? देखिए मैडम, आप मुझे बुलाया तो थोड़ा सा मुझे बोलने भी दीजिएगा, विदिन 30 सेकंड में काट मत दीजिएगा। जो देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। और जहाँ तक माननीय श्री शरद पवार जी की बात है, बहुत बड़े लीडर हैं देश के, और वो कोई भी बात ऐसे आप जैसे कि आप कह रही हैं कि माइनॉरिटीज के लिए जो वोट लेने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और इन चीज़ों पे राजनीति कौन कर रहा है ये भी पूरे देश को पता है। देखिए, हमने कभी भी डिनायल मोड में हम नहीं रहे कि उनके साथ ये नहीं हुआ। हम सबकी सिंपैथी उनके साथ है, हम सबको हमारे मन में दुख है। मेरे अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं कश्मीरी पंडित, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नैरेटिव क्रिएट करना कि जो ऑपोजिशन है वो उनके डिनायल मोड में है, हम कभी भी डिनायल मोड में नहीं है। बट देखिए, दिस इज द टाइम टू डिलीवर समथिंग, है ना। केवल उनके दुखों को हम लेके उसके ऊपर राजनीति करें। आज ये टाइम है कि हमें राजनीति से ऊपर उठ के कुछ करना चाहिए उन पंडितों के लिए। वाई दिस से कि आप पार्लियामेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपको इतना, आपको उनके साथ आप सॉलिडली आप खड़े हुए हैं, तो आपको कुछ उनके लिए करना भी चाहिए ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या किया है? देखिए, एक आप, हो सकता है मैं समझदार हूँ, आप समझदार हैं, हम नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर लड़ाई, पर कुछ पब्लिक होती है। देखिए, अभी भी जिस तरह के इंसिडेंसेस हुए, लाइक ये सवाल में लोग खड़े डॉक्टर सीमा मलिक, ये सवाल अलग है कि रिहैबिलिटेट क्यों करा, लेकिन उनकी कहानी नहीं बतानी चाहिए, ऐसी फिल्म कोई स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है, यहाँ पर सबसे बड़ा बॉलीवुड है, क्रिएटिविटी का लाइसेंस आप हमेशा कहते हैं कि किसी को कुछ भी कहने की इजाजत होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये बात कही गई है तो कहने दीजिए, फिल्म से तकलीफ क्यों है? सौहार्द को अगर कोई चीज खत्म करती है तो ये हम सबका, मेरा, आपका, सबका। कहाँ खत्म हुई? कहाँ खत्म हुई? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह के नारे लग रहे हैं पिक्चर हॉल्स में, आपको क्या, आप उससे अवेयर नहीं है? आप मीडिया में, आप मेरे से ज्यादा आपको पता होगी ये बात, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। अगर आप उस बात को इग्नोर करते हैं तो ठीक है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भी हिंदू हैं, शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, और हम बिल्कुल भी शहजाद पूनावाला जी, अब तो लोगों ने नारे भी लगाने बंद कर दिए, क्योंकि इतने लोगों ने फिल्म देख ली है कि तीसरे हफ्ते तक शरद पवार ने प्राइवेट में फोन करके मुबारकबाद दी कि स्क्रीन नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है?
ये क्यों हो रहा है शहजाद जी? नाविका जी, जैसे सीमा जी ने कहा था कि उनको इंटरप्ट ना किया जाए, मुझे भी इंटरप्ट ना किया जाए, मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए। आज मुझे पता चला कि यूएई में जितने बड़े मौलाना नहीं बैठे हैं, उससे ज्यादा बड़े मौलाना एनसीपी में बैठे हैं, जिनको वहां पर इस्लामोफोबिया दिख रहा है, जिसमें यूएई को इस्लामोफोबिया नहीं दिख रहा है। ये तो अजीब बात है कि यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र को इस्लामोफोबिया नहीं नजर आ रहा, परंतु एनसीपी के मौलानाओं को यहाँ पर इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। इस बात को नोट कीजिएगा। देखिए नाविका जी, मैं अपनी बात, अरे भाई, अब आपने कहा इस्लामोफोबिया है, तो इस्लामोफोबिया कहाँ नजर आ गया? जरा जाकर यूएई वालों को भी दिखा दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिए। तो मौलाना कोई आपत्तिजनक शब्द है आपके लिए? मौलाना आपत्तिजनक है, इस्लामोफोबिया और ये सब? अब मुझे बात रखने दीजिए। अरे इस्लामोफोबिया आपने कहा कि कैसे नारे लग रहे हैं थिएटर में। थिएटर में तो नारे गद्दारों के खिलाफ लग रहे हैं। मतलब आप एक गद्दार को किसी एक कौम से जोड़ रही हैं, मतलब इस्लामोफोबिक तो आप हुई। पर अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नाविका जी देखिए, आज नाविका जी मैं अपनी बात रख सकता हूं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जिन्होंने ये नरसंहार होने दिया, या आम आदमी पार्टी हो जिसने इस नरसंहार पर ठहाके लगाए, या आज एनसीपी हो या शरद पवार जी हो जो कहती है कि देखिए ये इस्लामोफोबिक फिल्म है, ये फिल्म सांप्रदायिक माहौल बनाती है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। देखिए, मैं कहता हूं आईएनसी को अगर इस्लामो नाजी कांग्रेस कहेंगे तो एनसीपी को आपको कहना पड़ेगा नेचुरली कम्युनल पार्टी। ये दोनों का जन्म एक ही वोट बैंक के गर्भ से हुआ है। और मैं आपको समझाता हूं, ये नाविका जी देखिए, बार बार इंटरप्ट करना, मुझे लगता है ये इस प्रकार से डिबेट की जो है मर्यादा नहीं रहती है। मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद सीमा जी अपनी बात रखिए। देखिए, आपको याद होगा नाविका जी, 2004 से लेकर 14 तक यही कांग्रेस पार्टी के साथ एनसीपी की सरकार थी। इन्होंने इशरत जहां को मासूम कहने का काम किया और हिंदू टेरर होता है ये माथे पर लेबल चिपका दिया इन्होंने मालेगांव में। ये वही शरद पवार है। इन्होंने एक इंटरव्यू किया था, चलते फिरते वाला इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुंबई ब्लास्ट में 11 नहीं 12 ब्लास्ट हुए थे, 12वां ब्लास्ट हुआ नहीं था। उन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया। उन्होंने कहा भी कि मैंने ये झूठ कहा कि 12वां ब्लास्ट मुसलमान इलाके में हुआ, ताकि उनके मन में क्या चिंता थी कि किस प्रकार से इस्लामिक जिहाद का सेकुलराइजेशन किया जा सके और दाऊद इब्राहिम को बचाया जा सके। आज भी वही कहानी है। दाऊद इब्राहिम के साथ जिन्होंने संबंध रखे, उनके गैंग के साथ जिनका ट्रांजैक्शन है, नवाब मलिक, उसके ऊपर कोर्ट ने कई बार उसकी बेल को रिजेक्ट किया है, परंतु उसका इस्तीफा आज भी नहीं हुआ। तो बार बार हिंदू विरोध में उतर आना, ये वही शरद पवार है जिन्होंने कहा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर बनने से क्या कोरोना चला जाएगा, परंतु बाबरी मस्जिद की वकालत की। तो ये हिंदू विरोध की और हिंदू हेट्रेड की इनकी बड़ी लंबी चौड़ी फाइल है, और ये तुष्टिकरण की फाइल खुली है, इसीलिए आज इस तरीके के बयान आए। पर सवाल आज सीमा मलिक से नहीं है, सवाल आज शिवसेना से है कि ऐसा क्या समझौता कर दिया है इन्होंने सत्ता के लिए कि कभी कोई सावरकर जी को गाली देता है, शिवसेना खामोश रहती है। कश्मीरी पंडितों के लिए, जिनके लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने क्या कुछ नहीं किया, आज उनके चक्कर में शिवसेना कुछ नहीं बोल पाती है। जब कांग्रेस पार्टी एनसीपी उनका मखौल उड़ाती है, सामना में उनके खिलाफ लेख लिख के जाते हैं। आज शिवसेना की क्या दुर्दैवी स्थिति बन चुकी है कि एनसीपी कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करती है और सत्ता के लिए उन्होंने समझौता किया। तो सीमा मलिक जी, ये पहली बार तो है नहीं कि शरद पवार जी ने ऐसी बातें कही हैं। एक का जिक्र तो शहजाद जी ने कहा जब उन्होंने कहा कि 11 बॉम्बिंग्स की जगह मैंने 12 बॉम्बिंग्स कहा, और एक मस्जिद में बॉम्बिंग हुई ऐसा मैंने कह दिया, डेलिबरेटली कह दिया, जबरदस्ती कह दिया ताकि लोग मुसलमानों पर अपना भरोसा रखें। और उसके बाद उनको भूमि पूजन से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जाकर भूमि पूजन क्यों कर रहे हैं राम मंदिर के लिए, उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा है, अपने वक्तव्य में कहा है कि रामायण महाभारत की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, रामायण महाभारत की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये सेक्युलरिज्म होता है कि हिंदुओं को दबाया जाए, हिंदुओं के दर्द का जो है इजहार ना हो, लेकिन मुसलमानों को बचाने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट और मैन्युफैक्चर कर दो? नाविका जी, मैं तो बड़ी हैरान हूँ जिस तरह का आप नैरेटिव बना रही हैं कि लाइक हम लोग एंटी हिंदू हैं और हम हिंदुओं के दर्द को नहीं समझते या कुछ ऐसा। मतलब देखिए, आप जो राम मंदिर उस समय कोरोना था, शहजाद जी पूरी बात करा करिए, कोरोना था उस समय। द प्रायोरिटी वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ आवर कंट्री, है ना? तो उन्होंने लोगों को तो नहीं बुलाया था। अगर भूमि पूजन करती तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? लोग थे मैडम, उसमें काफी लोग थे। उन बातों को अब आप छोड़िए, जिस पे आप जिस टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया बात करिए।
बहुत लोग थे बियर उस बार समय, चालू थे महाराष्ट्र में उस समय पर, है ना। अब आप बियर बार में कोरोना नहीं फैला, देखिए इसीलिए मैं आना प्रेफर नहीं करती कि आप लोग जो आप जिस टॉपिक पे हैं उससे अब बात फिल्म की हो रही थी। आप बियर बार और कौन सी कहाँ पहुंच गए, कुछ भी 2-4 चीजें आपने पुरानी इब्राहिम का संरक्षण करना। वही आप शहजाद जी 1 मिनट आपको रोकूंगी, आप डॉक्टर सीमा को बोल लेने दें, फिर मैं आपको समय दूंगी। फिल्म पे बात करिए सर। आप एक जो नैरेटिव बना रहे हैं कि दिस वाज ऑल डन बाय कांग्रेस पीपल, या तो ये बड़ी गलत बात है। मैं आपको एक तथ्य सामने रखना चाहती हूँ। उस समय भी जिस समय ये चीजें हुई थी, उस समय वहां पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपको पता है, एंड इट वाज ऑल सपोर्टेड बाय बीजेपी से उनको सपोर्ट था। जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे, जो कि बाद में कैबिनेट मंत्री भी बने बीजेपी के। तो इसलिए सबको ये बात पता है जो किसने उनको फैसिलिटेट किया बाहर फॉर द एक्सोटस ऑफ दिस कश्मीरी पंडित्स, ये जगमोहन जी के अलावा कोई और नहीं था। तो इन चीजों को सब लोग, आज देश की जनता जानती है। अगर आप एक ऐसा कोई नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि दिस वाज बिकॉज ऑफ यूपीए या कांग्रेस की वजह से ये हुआ, और इतने 7 साल में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप फिल्म की आपने इन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है? हमारे इन भाई बहनों के लिए आप लोगों ने क्या किया? उनको उनके रिहैबिलिटेशन आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकिन आप उनकी कहानी भी नहीं बताने देना चाह सकती, और आप हिसाब चाहती हैं, आप हिसाब चाहती हैं। अरे इसीलिए तो ये फिल्म उजागर करती है, ये फिल्म उजागर करती है कि 32 साल में कश्मीरी पंडितों ने कितना साहस दिखाया और कितना अपने पर नियंत्रण रखा कि उन्होंने कड़वे शब्द नहीं कहे, उन्होंने कोई गन नहीं उठाई, उन्होंने किसी को मारा पीटा नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई वो लड़ते रहे, जो इस देश में बहुत से लोगों ने सुनी भी नहीं, उनका दर्द महसूस भी नहीं किया। नहीं, आप सर्टिफिकेट ना दें। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये सहा है, ये भुगता है, उनसे सुन लीजिए ना, उनसे सुन लीजिए उनका क्या कहना है। आप सबके नुमाइंदे नहीं बन सकते। हम भी उनके दुख में उतने ही शामिल हैं जितने कि आप हैं मैम, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही उनके दुख में। चलिए सुशील पंडित जी तय करेंगे ना, उनके दुख कश्मीरी पंडित तो सुशील पंडित है ना, आप ना मैं राजनीति करें। आज सुशील पंडित की जुबानी सुन लीजिए कि ये शरद पवार जी के वक्तव्य ने जो के किया गया था ऐसी जगह जहां माइनॉरिटी सेल बैठा हुआ था, तो ऑडियंस देख के वक्तव्य दिया जाता है। सुशील पंडित जी, आप बहुत बड़े लीडर हैं देश के, आप उन्हें मत बताइए कि उन्हें क्या वक्तव्य देना है। ऐसा है, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हम बात कर सकते हैं मैडम। नहीं देंगे ना, जो आपसे पूछ के थोड़ी देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं टिप्पणी करने का हक तो रखती हूँ कि नहीं, कि वो भी मुझसे छीनना चाहते हैं, वो भी बैन करना चाहते हैं। हम क्या छीनेंगे मैम आपसे? नहीं, आप फिल्म बैन करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है हमारा बोलना चालना भी बंद करवा दे सुशील पंडित जी। बोलना चालना बंद करवा दे। नागता जी, ये फिल्म एक आईना है, ये एक शीशा है। इससे उन्हीं लोगों को आपत्ति है जिनको इसमें अपना चेहरा घिनौना नजर आता है। ये आईने का कसूर नहीं है, ये शीशे का कसूर नहीं है, ये इनकी शक्ल का प्रॉब्लम है। ये वही शरद पवार हैं जो नरसिम्हा राव की सरकार में थे, और उस सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये एफिडेविट दिया कि कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर से बाहर आए हैं। ये वो शरद पवार हैं। ये करके एफिडेविट दिया था जस्टिस वेंकटाचलैया को। आज ये कहती हैं कि हमें हमदर्दी है, ये कहती हैं कि हमारे दोस्त हैं कश्मीरी पंडित, और ये शरद पवार की पैरवी करने बैठी हैं। इनकी सरकार ने लिख करके एक शपथ पत्र में दिया था कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से बाहर निकाले गए हैं वो अपनी मर्जी से बाहर आए हैं। शर्म आनी चाहिए। ये वही शरद पवार हैं जिनको एनएन वोहरा कमेटी ने साफ साफ दिखाया था कि ये दाऊद इब्राहिम के संरक्षक हैं, पॉलिटिकल पैटर्न हैं। देखिए सर, इस तरह के सरकार पद्म भूषण देती है, इस तरह के ये अंडरवर्ल्ड के पैटर्न है, भूमाफिया है। सर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस लैंग्वेज अननेसेसरली। आप किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि आप अंडरवर्ल्ड में ये है वो है। देखिए, हम लोग बयानबाजी करते नहीं। दिस इज
रियली आई ऑब्जेक्ट। नहीं सुशील पंडित जी मुद्दे पर आते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ इस वक्त इस स्तर पे नहीं उतरना चाहिए डिबेट में। मैं आपके सेंटिमेंट्स को समझती हूँ सर, और मैं ज्यादा कुछ इससे नहीं बोल रही हूँ। जवाब मैं भी दे सकती हूँ उस सरकार ने, एंड ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इन चीजों के जवाब नहीं, पर इस बात पर तो जवाब दे दीजिए ना सीमा मलिक जी, इस बात पर तो जवाब दे दीजिए कि यूपीए सरकार ने जो एफिडेविट दिया था एनएचआरसी के सामने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, उसमें कहा था ये तो अपनी मर्जी से गए थे। ये सच है क्या ये सच है? देखिए, हेलो जी, क्या ये सच है कि कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी मर्जी से कश्मीर छोड़ा था? देखिए, कोई भी ये नहीं कहता। आज मैं आपको कौन कहता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से? ये यूपीए की सरकार ने कहा था, ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट में कहा था। इस तरह की चीजें आप कह के मतलब एक लोगों को भड़काने वाली बातें। मैं भड़का नहीं रही, मैं सिर्फ तथ्य बता रही हूँ। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें भड़काने की बात कहां से हुई? जनरल जीडी बख्शी, इसमें कौन सी भड़काऊ बात है कि एनएचआरसी के सामने एक एफिडेविट में कहा गया कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर से खुद निकले थे? इसमें कौन सी भड़काऊ भाषा है? ये फैक्ट है या नहीं? आप एक एटमॉस्फेयर, एक रॉन्ग नैरेटिव आप मत बनाइए। मैं यही बात है, मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ ये बात कि आप लोग का सिर्फ एक मैडम, एक मिनट, डॉक्टर सीमा मलिक, जस्ट अ मिनट, कुछ नहीं किया। डॉक्टर सीमा मलिक, कैन आई रिक्वेस्ट यू 1 मिनट? सीमा मलिक जी, जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। देखिए, बात ऐसी है, एक डॉक्टर भी दवा देने के पहले उसको ये जानना होता है कि सिम्टम्स क्या थे, मर्ज क्या है, आखिर मर्ज क्या है, फिर मर्ज की दवा आती है। अगर आप बोले साहब मर्जी कोई नहीं है, ये तो टूरिज्म के लिए सारे के सारे कश्मीरी पंडित, ये थोड़ा दिमाग इनका खराब हो गया। इनको वहां की ठंडी हवा में जो ठहर रहे थे, जो वहां की ठंडी हवा में रह रहे थे, इनको एकदम से लू सहने की बड़ी चाहत हुई, इसलिए ये टूरिज्म के लिए दिल्ली आ गए और वहां जो तंबुओं के अंदर जो टेंटेड कैंप थे वहां चले गए। कोई नहीं कह रहा सर, गॉड से अगर आप चाहती हैं कि सांप्रदायिकता का जहर, कोई नहीं कह रहा सर, सांप्रदायिकता का जहर यहाँ से जाए, कि ऐसा कोई नहीं कह रहा। नहीं, सांप्रदायिकता का जहर जाए, यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ। आपको सच का सामना करना पड़ेगा, कितना भी कड़वा क्यों ना हो। यू हैव टू नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट, इट हैज टू बी टेकन आउट, द कारपेट हैज टू बी डस्टेड, चाहे कितनी धूल उड़े। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन। हम कभी भी डिनायल मोड में नहीं रहते। डिनायल मोड में कौन सी सरकार डिनायल मोड में रहती है वो आप सब जानते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में वो डिनायल मोड में थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कोरोना में कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। Genocide is a fact of life. हम वो नहीं है। It has to be done, and if anybody runs away from it, if anybody runs away from it, भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है जब भी किसी मर्ज को आपने ट्रीट करना है तो पहले आपको ये तकाजा लगाना पड़ेगा कि मर्ज है क्या, सिम्टम्स हैं क्या। सिर्फ सिम्टम नहीं ट्रीट हो सकते, मर्ज क्या है आपको देखना पड़ेगा। कश्मीरी हिंदू वहां से निकाले क्यों गए, क्या हुआ था उनके साथ। तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कि भाई आपने क्या किया, उनको वापस ले आते, आप उनको बसा देते, भाई सबके पास समय था, बसा देते, लेकिन मर्ज जब तक उसको दवा नहीं मिलेगी तब तक मर्ज जाएगा नहीं। और ये मर्ज अब तक बरकरार रखा है आपने वहां पर कि नहीं? जी मैडम, जैसे अभी जीडी बख्शी जी की बात आपने की है, तो ये वही जीडी बख्शी साहब हैं। अगर इनकी जबान में इतना जहर है तो जब ये आर्मी में सर्विस करते थे जम्मू कश्मीर में, तब ये मुसलमान वकार भट्टी साहब इस शो पर, इस चैनल पर हमारी आर्मी के खिलाफ
किसी को इस तरह से जहर उगलने की इजाजत नहीं है, नहीं है। अगर आज आप बैठे हैं भारत में, महफूज हैं आप और आपके परिवार, तो इनकी कुर्बानियों की वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से आप जब घर में बैठे होते थे तो जनरल जीडी बख्शी जैसे हमारे सिपाही खड़े होते हैं देश की सरहदों पर। आप कम से कम इनसे जब बात करें या इनको जब मुखातिब करें तो कम से कम थोड़ी तमीज जरूर रख लिया करें। सुनिए, अब बात रखने दीजिए। एक मुसलमान बैठा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ मीडिया की टीआरपी बनती है, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति होती है, और 20% मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश जो आप लोग करते हैं ना, हर तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। वकार भट्टी साहब फिर हिसाब दीजिए आपके कश्मीर में जहां सुशील पंडित जैसे लोग माइनॉरिटी में थे, आपने उनको कैसे महफूज रखा? आप ये समझा दीजिए ना। अगर यहाँ से पहल हुई है तो आप बता दें आपने क्या किया। एक मिनट मांग रहा हूँ, एक मिनट मांग रहा हूँ ना। आप सुनने की मैं जो है ना इधर उधर की बातें सुनने की हिम्मत नहीं रखती और बर्दाश्त भी नहीं करती। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या संरक्षण दिया सुशील पंडित जी को और उनके परिवार को? क्या दिया? जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। सुनिए, जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड में जवाब देने। शहजाद एक मिनट 30 सेकंड में जवाब देने। एक सेकंड नाविका, एक बात मैं एक सेकंड हम वो कौम है भरोसा करने वाली है और एक अल्लाह की इबादत। शहजाद जी तुरंत आ रही हूँ आपके पास। शहजाद जी तुरंत आ रही हूँ। वकार भट्टी साहब की मैं दलील तो सुन लूं। नहीं केवल 10 सुन लो ना। शहजाद साहब सुन लीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। आप इतना बोले केवल 10 सेकंड। चलो बोलिए। चलो बोलिए। सत्ता वाले लोग हैं। 10 सेकंड। जीडी बख्शी साहब ये बताएंगे नहीं आपको, पर उनके परिवार के सदस्य भारत और पाकिस्तान की युद्ध में शहीद हुए इस देश के लिए। अगर यहाँ पर बैठकर ये भाटी इस प्रकार की बातें जीडी बख्शी साहब के लिए करेगा तो मैं जीडी बख्शी साहब के डिफेंस में मैं उनको बोलने नहीं दूंगा जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगे पहले, फिर वो अपनी बात रखें। नहीं माफी मांगिए। वकार भट्टी माफी मांगिए। तुम्हारी औकात क्या है? किस बात की? तुम्हारी औकात क्या है? 2 साल पहले कांग्रेस के तलवे चाटने वाला मुझे चलेगा। कम से कम मैंने अपनी देश की पार्टी नहीं बदली। कम से कम मैंने देश नहीं बदल दिया। कम से कम मैं पाकिस्तान के खेमे में जाकर नहीं बैठा। तुम जीडी बख्शी पर सवाल उठाओगे? तुम्हें जीडी बख्शी कौन है पता है? तुम जैसे अलगाववादी और आतंकवादी सोच रखने वाले जीडी बख्शी पर सवाल उठाएंगे। आज भी एक भाई राहुल गांधी का पिछवाड़ा पकड़ के बैठा हुआ है, एक मोदी का पकड़ के बैठा हुआ है। तुम पकड़ लो पाकिस्तान के पिछवाड़े। वकार भट्टी इस तरह की भाषा जो है ना, आप नुक्कड़ पर जाकर जहां आपके मोहल्ले में बोली जाती है वहीं जाकर बोलिए। इस चैनल पर इस तरह की भाषा ना हम सुनते हैं ना हम सुनने देते हैं किसी को। तो इनका तो फेडर डाउन करिए वकार भट्टी साहब का, क्योंकि इनका अपने लफ्जों पर कोई कंट्रोल नहीं है। सुशील पंडित हिम्मत कैसे होती है इनकी ये सब कहने की? और ये जो सारा वक्त इसी बात की दलीलें देते रहते हैं कि ये माइनॉरिटी हैं, ओप्रेस्ड हैं, 20% है, 80% इन पर हावी है। इन्होंने क्या हश्र किया माइनॉरिटीज का? नाविका जी, इनको अपनी बदनामी की फिक्र है। इन्हें कहिए कि इनको बदनाम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही काफी हैं। आप इनको अगर 5 मिनट और देना बोलने के लिए तो ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे पूरे देश के सामने कि ये किस तरह का जहर भरे हुए हैं अपने दिमाग में और किस तरह की घृणा भरे हुए हैं हिंदुओं के लिए। इनके मन में नफरत और जहर के अलावा कुछ नहीं है इस देश के लिए और इस देश के हिंदुओं के लिए। यही वजह है कि घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया। और ये ठीक आदमी है जो नुमाइंदगी करते हैं उस घाटी की, बिल्कुल ठीक आदमी है जो जिहाद की नुमाइंदगी करते हैं आपके चैनल पर। और आजकल इनके आका जो हैं उनके सितारे भी डूबे हुए हैं। आजकल इनके आकाओं के सितारे भी डूबे हुए हैं। पता नहीं किस बात का इतना इनको हो रहा है इस वक्त के अभी भी इनकी जो हेट है, इनकी जो नफरत है उबल कर बाहर आ रही है। वकार भट्टी साहब
थोड़ा अपने अंदर भी झांक कर देख लिया करें। सीमा मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और बहुत बहुत अहम और बेसिक मुद्दा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज का संरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माइनॉरिटीज का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या माइनॉरिटीज सिर्फ मुसलमान होती हैं? जिस तरह कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू थे, क्या हुआ उनके साथ? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं आपको 100 बार कहूंगी इस बात की, बहुत बुरा हुआ। और हम लोग भी देखते तो हमें भी बहुत दुख है मन में कि मैं इस बात को कैसे आपको बताऊं, मैं कह नहीं सकती। पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस डिनायल मोड में है या हम कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, तो हम भी इस बात को मानते हैं। तो फिर 32 साल से आपने अपनी संवेदना व्यक्त की और फिर उसके बाद भूल गए 32 साल बाद। आज अगर इनकी कोई कहानी कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म आनी नहीं चाहिए, ये क्यों? देखिए इसलिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक सांप्रदायिक सौहार्द देश में हो। नहीं तो सांप्रदायिक सेंटिमेंट्स, तो ये बात कश्मीर में जाकर वहां के लोगों को क्यों नहीं समझाई जाती? वहां के लोगों को क्यों नहीं समझाई जाती? वो सिर्फ विवेक अग्निहोत्री को कश्मीरी हिंदुओं की कहानी बताने पर क्यों समझाई जाती है? मुझे जवाब तो देने नहीं देती मैम। मैं बड़ी पोलाइटली आपसे ये बात कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को हमें राजनीति से ऊपर रखना चाहिए और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। केवल हमें उनके सेंटिमेंट्स पे एक पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए कंट्री में। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना है, हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, चाहे मैं हूँ या कोई भी पार्टी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट भी। केवल ये समझाइए लगाने के अलावा कि जो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि ये फिल्म नफरत फैला रही है, वो एक्चुअली हमें कह रहे हैं कि आप अगर अपनी सच्चाई बयान करेंगे तो हिंसा का शिकार होंगे। जो लोग कह रहे हैं कि दंगे भड़क जाएंगे, वो दंगों की धमकी दे रहे हैं। कम से कम हम नहीं है वो, कम से कम हम वो नहीं है। अगर इस तरह आप अपनी सच्चाई बयान करेंगे, वो हमें साफ मैं आपके सेंटिमेंट समझती हूँ, पर आप इसको रॉन्ग मत कीजिए। कोई भी आपको धमकी नहीं दे, इसको समझने में भूल मत कीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, दंगे भड़काने का, लेकिन खुद दंगों की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो मैं आपको कहती हूँ, हमारा स्टैंड ये है कि हमें कुछ करना चाहिए सर। नहीं तो करिए ना, आपको रोका किसने है? आपको रोका किसने है? आप कांग्रेस के साथ यूपीए की सरकार में 10 साल रहे। 10 साल सीमा मलिक जी, 10 साल। और उस दौरान में यासीन मलिक गले मिल रहे थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के। यासीन मलिक जिनके हाथों में खून के धब्बे हैं कई कश्मीरी हिंदुओं के, वो गले मिल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। ऐसी सरकार में आप बैठे हुए थे और अब आप कह रहे हैं कि हमें सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। ये किस तरह की बात हुई? मुंबई हो गया। अभी इनसे भी तो सभी सवाल पूछ लीजिए मैडम। हुआ जब रक्षा मंत्री शरद पवार थे। सवाल पूछ लीजिएगा। जिम्मेदारी 60-70 साल की जो बातें हैं ना, बड़ी बोरिंग हो चुकी है। बोरिंग तो लगेंगी आपकी ना, आपने यूपीए में नहीं किया, आप इसीलिए तो फिल्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अब ये हिंदुओं का खून बहे तो आपको बोरिंग लगता है। शहजाद पूनावाला, बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपने कहा ये बातें बोरिंग हो चुकी है, कभी नहीं आऊँ। देखिए नाविका जी, आप तो भूल चुके थे, आपने अपने जहन से निकाल दिया था ये सब कुछ। अब इस फिल्म ने कम से कम लोगों की यादें तो ताजा करी है कि क्या हुआ था। नाविका जी निकलती कैसे है मुझे तो पता नहीं। जैसे आपके यहाँ से फिल्म बैन होने की बात निकलती है, इसमें क्या है? आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बातें कर नाविका जी, हाँ नाविका जी, आप कह रही है कि शहजाद, नाविका जी 30 सेकंड ले सकता हूँ, केवल 30 सेकंड लूंगा। हाँ नाविका जी 30 सेकंड लूंगा। देखिए नाविका जी, यहाँ पे दो तीन बातें कही गई। एक तो उन्होंने कहा कि अगर सुशील पंडित जी अपना दर्द बयान करे तो वो दंगे भड़का रहे, वो सांप्रदायिक माहौल भड़का रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जितेंद्र आव्हाड खड़े होकर कहते हैं कि ये हिंदू, तुम्हारा अंतिम संस्कार कहाँ हुआ वो बताने की जगह नहीं है तुम्हारे पास, मुसलमानों की कब्रें तो वो दिखा सकते। सीए राइट्स के टाइम पर ये जितेंद्र आव्हाड का बयान था,
था वो सांप्रदायिक नहीं था। अरे जब कुछ एक भी बॉम्ब ब्लास्ट मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर कर देते हैं शरद पवार और उसका ठीकरा हिंदुओं पर डाल देते हैं कि एक बारवा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब वो सांप्रदायिक नहीं है। नाविका जी, मुझे लगता है इस प्रकार की डिबेट नहीं हो सकती। मेरे दो सवाल है, ये पूछ रही ना कि चलिए दुख दर्द बांटना है, इनको दुख दर्द बांटना है। सीमा जी, मैं आपसे दो बात कहता हूं, मर्ज पहचानिए फिर मरहम लगाइए। मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने हिंदू टेरर बड़े आसानी से कह दिया, चलिए आपकी पार्टी से कहलवाइए कि ये इस्लामिक जिहाद हुआ जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। दूसरी बात, आपकी सरकार महाराष्ट्र में, कई राज्य सरकारों ने टैक्स फ्री कर दिया है, आप टैक्स फ्री कर दीजिए। पर आप इस फिल्म को झूठा कहती है और फिल्म को झूठा नहीं कहती, आप सुशील पंडित को कहती है कि तुम झूठे हो, तुम गिरिजा टिक्कू को झूठा कहती हो, तुम टप्पू जी को झूठा कहती हो, तुम जस्टिस गांजू को झूठा कहती हो। ये झूठ का आरोप लगाना, अगर कोई दुख दर्द अपना बयान करता है, ये सबसे सांप्रदायिक सोच है। वरना आप कहिए कि हम टैक्स फ्री कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कहिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी, डॉक्टर सीमा मलिक जी, इस शो पर हमारी बॉस होती है पब्लिक, और मुझे लगता है हर नेता की बॉस भी पब्लिक होती है। तो पब्लिक से दो सवाल आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। पटना से राजेंद्र सिंह का सवाल है, क्या शरद पवार इसलिए इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस दौरान वो कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे? क्या उन्हें यह नहीं लगता कि उन पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ें? सवाल नंबर 2, दिल्ली से अनिल धवन का सवाल है, पवार साहब भी लगभग 40 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने मुंबई में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है? जवाब देंगी? देखिए मैम, कभी आप ये सवाल जो है, ये जो सत्ता पार्टी इस समय है और जो लोग उस समय थे उनसे भी पूछ लिया करिए, है ना। और ये मेरे सवाल नहीं है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये दर्शकों के सवाल है, उन्हीं दर्शकों के जिनसे कभी कभी शायद आप लोग वोट मांगते हैं, उनके सवाल है। हम बिल्कुल वोट मांगते हैं और हमें पूरी मैं तो सिर्फ एक लाइन में आपको ये बोलूंगी कि हमें पूरी सिंपैथी है और हमें भी उतना ही दुख दर्द है कि उनके साथ जो भी हुआ। और हम लोग, अगर आप मुझसे आज पूछती हैं तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी कि हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ होना चाहिए, ना कि केवल एक हम फिल्म बनाकर उनके दुखों को भूल जाए। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, वी शुड डू सॉलिडली। और ये सवाल आप मेरे से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने साल आपकी सरकार, इतने साल हो गए सत्ता में आप हैं, तो आप इन्होंने क्या किया? आप क्यों नहीं कुछ करते? है ना, इस तरह की बातें करना। देखिए, मैं वैसे भी हिंदू मुस्लिम डिबेट से कभी आती नहीं। आपका समय समाप्त हुआ। सुशील पंडित जी, ये हर बार ये क्यों कहा जाता है कि सिर्फ इनसे पूछिए इन्होंने क्या कहा, क्या किया? क्योंकि वो सत्ता में है मैम। 32 साल पब्लिक लाइफ में, जिस 32 साल पहले ये पूरा हादसा घटा था, उन 32 सालों में तो शरद पवार कई बार कई सरकारों में बहुत पुरानी हो गई, सत्ता में रहे हैं। उनसे क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने क्या क्या और क्या किया? क्यों नहीं पूछते आप? सत्ता पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते आप? मैं, मुझे समझ नहीं आता। शरद पवार की भूमिका यही रही है। शरद पवार की भूमिका मुंबई के दंगों में यही रही। शरद पवार की भूमिका देश में हिंदू टेरर के नाम से एक नया पाखंड रचने की रही। शरद पवार की भूमिका कश्मीर में हुए अत्याचारों पर पर्दा डालने की रही। वो उन सरकारों का हिस्सा रहे जिन्होंने बार बार हिंदू हनन पर पर्दा डाला है और भारत के खिलाफ हो रहे आतंकवाद की पुष्टपनाही की है। ये डिफेंस मिनिस्टर थे जब देश में मुंबई पर हमला हुआ 26/11 का। क्या किया इस डिफेंस मिनिस्टर ने? आज तक दुनिया में किसी शहर पर, पड़ोसी देश ने इस तरह हमला नहीं किया था आतंकवादी। क्या किया इन्होंने? आतंकवादी हमले अभी भी बहुत हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक कभी देश में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। और मैं देखिए, मैं आपके सेंटिमेंट्स को पूरी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कुछ भी बोलें, है ना, किसी को भी कुछ भी आरोप किसी पे लगाएं, ये ठीक बात नहीं है। और ना मैं किसी पे कोई आरोप लगाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँ, देखिए डिफेंस मिनिस्टर आप उस समय कौन था जिस समय ये यूनियन मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे उस समय? आप उस समय की बात करते हैं तो आप उस समय की बात करिए, है ना, जिससे हम डिबेट करने आए हैं, है ना, जिस चीज में हम डिबेट कर रहे हैं उसकी बात आप करिए। हमने, यूपीए ने बहुत कुछ किया कश्मीरी पंडितों के लिए भी, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी गिनवा दें जरा, सत्ता सरकार है वो भी गिनवा दें, फिल्म के पोस्टर, एक आधी चीज गिनवा दें।
बहुत चीजें दी उनको, नाविका जी, फ्लैट एक ही दिलवाए जी। क्या नाविका जी, दिलवाया? एक ही सवाल है मेरा। तो इसलिए ये, हाँ क्या दिलवाया मैडम? मैम, सो मेनी यूपीए रिजीम में कितने सारे उनको आई थिंक फ्लैश दिलवाए गए, जो कुछ भी कर सकते थे क्या उन्होंने बोले किया। जा पर रही है, ये कौन से 87 कहां years से आप- इजाद किए जा रहे मैं हैं बताऊं सारे आपने तथ्य? क्या क्या मैं कुछ दिलवाया? याद नहीं, आपने चार्ज नेशनल किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक एफिडेविट अरे दिलवाया मैम, जिसमें ये इसलिए अगर कहा आपने कि बुलाया है तो फिर ये फिर बेचारे तो वहां पहले से आ गया, खुद जाने से अपनी तो मर्जी उतना से भी निकले नाविका, थे। मैं बताऊं नाविका, आपने एक नाविका, वर्किंग This ग्रुप is wrong, बनवाया madam. और वर्किंग ग्रुप ने कहा There is no point कि in doing आइए such टेररिस्ट से बातचीत ये करें, ऐसा debate करने का खूनियों कोई से फायदा नहीं है, बातचीत madam. करें। उन्होंने Because you don't जिन्होंने want to इंडियन go with the एयरफोर्स facts. के अगर केवल- ऑफिसर्स का कत्ल किया, उनसे बातचीत करें, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं, उनकी अनकंडीशनल टॉक्स करें। आपने ये भी करवाया। तो मैं फेरिस लिस्ट खोल देती हूँ आपने क्या क्या करवाया। लेकिन वकार भट्टी साहब, आप एक बार वकार BJP भट्टी ने साहब, कहा, आज ये भी बात है, आज ये भी बात है, आज ये भी बात है कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती जी, उनका कहना है, और 3 हफ्ते हो गए इस फिल्म को आए हुए, अब महबूबा तक मुफ्ती जी के साथ सरकार किसने बनाई थी, ये भी बता दीजिए। आपके साथ गठबंधन में आज है, ना, गुपकार में ना, आपके साथ है, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ गुपकर गैंग है, गुपकर गैंग है आजकल। वाह, ये सब बातें भी तो बता दीजिए ना मैडम। मैं वकार अच्छा, भट्टी एक जी, सवाल, एक वकार सवाल, एक भट्टी सवाल है, जी, नाविका जी, मेरा एक सवाल आपने है। नाविका बीजेपी जी, एक को सवाल है। हिटलर कहला दिया, उनको नाजी कहला ये दिया, कोई बात नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए वकार भट्टी जी कि क्या इतने जो हिंदू की परिवार वहां से निकले बाहर, उनके बारे में कभी एक आंसू गिरा आपका? जी, मेरे घर का नाविका जी खुद मेरा भाई मारा हुआ है, तो मुझे पता है कि जिसके घर का मारा गया दर्द वही जानता है। यहाँ 5-6 जो चिल्ला रहे हैं, किसने मारा? अब देखिए, मुझे बात करने दीजिए ना, जिहाद ने मारा। पहले बात करने दीजिए ना, इस बंदे को बोलिएगा। अब अगर आप लाया तो मेरे सुनोगे। हिंदू टेरर तो बोल देते नहीं तो आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि यासीन मलिक आतंकी था कि नहीं? बिट्टा कराटे आतंकी था कि नहीं? मैडम जी एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट की जगह जजमेंट के लिए रख देते हैं। तो फिर क्या करें? आपको वकील बनवा दूं? जरूरत नहीं थी। आपको वकील बनवा दूं? वहाँ आप लड़ेंगे सुशील पंडित का केस, जिन्हें दर्द ही नहीं महसूस होता कि उनका दर्द क्या था। अगर कोई सुशील पंडित के घर का मरा तो एक बता दे, मेरे घर का मरा, इसके घर का मरा है, कोई ये तो ऐसे भाग के दिल्ली में स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, इनमें से किसी ने, इनके घर के लोग जब मारे भी गए तो इनमें से किसी ने उठाकर गन उठाकर किसी और को मारा? हाँ, मैं 99% जो कश्मीरी पंडित हैं मैं उसके साथ हूं, जो जम्मू में, जो कश्मीर में आज भी फेस कर रहा है असली प्रॉब्लम को, उनकी तरह नहीं जो दिल्ली में भगोड़े टीवी पे बैठे हैं। मैं उनके साथ नहीं हूं। 99% जम्मू कश्मीर में रहता है। कत्ल भी करो और वो उफ भी ना करे, कत्ल भी करो और वो उफ भी ना करे और आपकी हुकूमत चला करे। ये है आपका असली रूप सुशील पंडित जी, ये है वकार भट्टी का असली रूप। बीजेपी के जिहाद के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, ये उनको रैशनलाइज करने के लिए, उनकी हिमायत करने के लिए, उनके कामों पर लीपापोती करने के लिए बैठते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे व्यक्ति को इनके साथ बैठकर इनकी बातों का जवाब देना पड़ता है और इस देश को इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के मीडिया का। इस जैसे शख्स को ना इन्हें अपने भाई बहनों की कोई फिक्र है, ना इन्हें हमारी आर्मी की कोई फिक्र है। जनरल जीडी बख्शी इतना जहर आता कहां से है? जनरल जीडी बख्शी, ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, इनसे पूछ लीजिए कि इनके भाई को मारा किसने? जिन टेररिस्टों ने इनके भाई को मारा, उनकी ये पैरवी आए दिन टीवी पे आके करते हैं, और जो इनको बचाने के लिए फौज भेजी गई वहां, उसके खिलाफ इनकी गालियों की झड़ी थमती नहीं। वो ह्यूमन राइट्स के इल्जाम, वो सब इल्जाम, जब टेररिस्ट मारते हैं कोई ह्यूमन राइट का हनन नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब इनके भाई को किसने मारा, जरा ये भी बता दीजिए।
इनके लिए यासीन मलिक टेररिस्ट नहीं है, भाई को जिसने मारा वो टेररिस्ट नहीं है, वो तो इनके मेरे भाई को सुनिए ना, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मुस्लिम नौजवान हो, चाहे हिंदू नौजवान जो मरा हो, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई या मेरा भाई मरा हो, इन सबको मारने वाले वो लोग हैं जो सियासत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी करते थे सत्ता में, और दिल्ली में भी करते थे, जो सत्ता के सौदागर हैं, उन लोगों ने न मारा हुआ है। उन लोगों की वजह से हम सबके घर उजड़े हुए हैं। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस हो, क्या कर रहे हैं? कोई भी और आपके आका जो बॉर्डर पार बैठे हैं वो कौन है? आप मैं अपने जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की मिट्टी का हूं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। अल्लाह की इबादत करता हूं। ये तथाकथित जम्मू कश्मीर के बेटे को पूछो अफजल गुरु आतंकी है हाँ या ना, आप पता चल जाएगा कि वकार कराटे कौन है। ये अफजल गुरु को आप आतंकी मानते हो हाँ या ना? जम्मू कश्मीर के बेटे हो ना। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की कि सुप्रीम कोर्ट कैसे घोषित होना चाहिए, वो तो घोषित था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बताओ अफजल गुरु आतंकी है या नहीं? सही क्या कि नहीं? बुरहान वानी आतंकी, बुरहान वानी आतंकी है या नहीं? तो जो बोलने दो ना यार, मैं बताता हूँ ना यार, इतना तड़प क्यों रहे हो? मैं क्यों तड़प रहे हो? अगर अफजल गुरु के बारे में जानना है तो तिहाड़ जेल की कब्र में दूसरी साइड चले जाओ, जल्दी जवाब मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे 5 मिनट पहले, तो वो इस दुनिया में नहीं है, 5 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। नहीं पर नारे तो उनके आप लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा हैं, नारे तो उनके लगते हैं वहां पर। मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहती हूं कि जो लोग क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी के नारे लगाते हैं, उन्हें एक फिल्म से दिक्कत क्यों है? और आज 3 हफ्ते हो गए इस फिल्म को चलते हुए। मैं पूछ रही हूं, अब तक ये दर्द है जो जाता ही नहीं, उनका क्या? जिनके मर्ज 32 साल पुराने हैं, उनको दवा कौन देगा? और मेरा नजरिया इस बात पर सिर्फ इतना है कि सच का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं होती, इसलिए कश्मीर फाइल्स कुछ लोगों को चुभ रही है, दिल में चुभ रही है। फिल्म को बैन करने की मांग करने वाले अब सिर्फ बयानबाजियां कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर उठी आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। ये फिल्म अब एक मूवमेंट बन चुकी है। यहां से अब न्याय की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और इस लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे जिन्हें 32 साल से कभी न्याय नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिला क्या कि इस देश के लोग उनके दर्द को ही भूल गए, अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। ये रोते रहे, बिलखते रहे, हाय तौबा करते रहे। आवाज़ उठानी चाहिए तो अब आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। हम इनके साथ खड़े हैं और न्याय तो देना पड़ेगा, क्योंकि सच को रोका नहीं जा सकता। सच बस निकल ही जाता है, और सच के कई डिफरेंट वर्जन नहीं होते, एक सच होता है, उसके पहलू नहीं होते, और ये सच ज़रूर सामने आएगा और आ भी रहा है। जिन्हें तकलीफ हो रही है वो कुछ दूसरी दवा का इंतज़ाम कर ले। आज सवाल पब्लिका पर बस इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, पर अभी जाइएगा मत, आपकी न्यूज़ की पाठशाला शुरू होने वाली।